नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। ये सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा चैप्टर है शिक्षण सहायक सामग्री। यदि इस क्वेश्चन सीरीज का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा महत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है महत्व नहीं है। आपके ऑप्शन है, इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, इनको उपयोग से विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इससे शिक्षार्थियों में केवल श्रवण एवं अवलोकन कौशल का विकास होता है। और चौथा ऑप्शन है, इससे शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सी वाला, इससे शिक्षार्थियों केवल श्रवण एवं अवलोकन कौशल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन दृश्य सामग्री नहीं है। निम्न में से कौन दृश्य सामग्री नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चार्ट, दूसरा है ग्राम, तीसरा है नक्शा और चौथा है समाचार पत्र। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम चार्ट को भी देख सकते हैं, नक्शे को भी देख सकते हैं, समाचार पत्र को भी देख सकते हैं, परंतु हम ग्राम को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है दृश्य सामग्री नहीं है, तो यहाँ पे ग्राम आपका दृश्य सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। इससे उनमें ब्लैंक का विकास होता है। आपका ऑप्शन है बुद्धि का, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण शक्ति का, तीसरा ऑप्शन है क्षमता का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे प्रदर्शन की सहायता से विद्यार्थियों में इन सभी कौशलों का विकास होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसका उपयोग किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर जल और थल को दिखाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है विश्व में अपना शहर ढूंढने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार को समझाने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपयोग सभी के लिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका सी है कि पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार को समझाने के लिए ग्लोब का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 के विद्यार्थी को उद्यान भ्रमण पर ले जाया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य होना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है उद्यान में खूब खेलें, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण का मजा लें, तीसरा ऑप्शन है स्कूल की दिनचर्या से छुट्टी मिले, चौथा ऑप्शन आपका है उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूलों, पौधों आदि का अवलोकन करें एवं आपस में उन पर चर्चा करें। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा डी कि उद्यान में मौजूद वस्तुओं, फूलों, पौधों आदि का अवलोकन करें एवं आपस में चर्चा करें, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण का मुख्य विशेषता यही होती है कि उनके अधिगम को वास्तविक दुनिया से हम जोड़ें। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, केवल चित्र लिखा है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया है कि विषय वस्तु को पढ़ाने में सहायक होते हैं। अगला ऑप्शन है चित्र लिखित बातों को प्रतिबिंबित करते हैं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को चुनौतीपूर्ण रूप से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पे आपने देखा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंस दिया गया है श्रव्य और दृश्य सामग्री के लिए। तो चित्र एक प्रकार से दृश्य सामग्री है जो किसी भी वस्तु का वास्तविकता को प्रदर्शन करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। ये ... शिक्षक सहायक सामग्री हैं। आपका पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट, दूसरा ऑप्शन है दृश्य, तीसरा ऑप्शन है श्रव्य तथा दृश्य और चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक। तो यहाँ पे हम देखते हैं चित्र, मानचित्र, ग्राफ तथा मॉडल जो हैं वो आपके केवल दृश्य सामग्री में आते हैं, हम उसे सुन नहीं सकते, हम देख सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी कि ये सब दृश्य सामग्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को आगरा का ताजमहल दिखाने ले गई।
इस भ्रमण हेतु उसका उद्देश्य होगा। पहला ऑप्शन है ताजमहल के इतिहास की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है ताजमहल की खूबसूरती का अवलोकन करना। तीसरा ऑप्शन है ताजमहल में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का आनंद लेना। और चौथा ऑप्शन है ताजमहल की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से तुलना करने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि ताजमहल की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से तुलना करने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रेलवे समय सारणी को बताने के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है। आपका पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप में समझाना। दूसरा ऑप्शन है देश के विभिन्न भागों के विषय में जानकारी देना। तीसरा ऑप्शन है रास्ते में आने वाले विभिन्न स्टेशनों के बारे में जानकारी देना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे रेलवे के टिकट या समय सारणी दिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से हम उन्हें समझा सकें। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है मानचित्र से बच्चों में स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित होती है। मानचित्र की कला समझाने में बच्चों को सर्वप्रथम किस बात का ज्ञान होना चाहिए। आपके ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है दिशा, तीसरा ऑप्शन है रंग और चौथा ऑप्शन है प्रतीक। तो मानचित्र को जानने के लिए सबसे पहले किसी बच्चों की जो प्रारंभिक आवश्यकता होती है उसका है वो आता है आपका दिशा। तो बच्चों को दिशा का ज्ञान सर्वप्रथम होना चाहिए कि हमारे चारों डायरेक्शन किस दिशा में होते हैं और किधर पे होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। आपका ऑप्शन है संदर्भ पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है पोस्टर, तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र और चौथा ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है समाचार पत्र, क्योंकि जो आपके संदर्भ पुस्तकें हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, ये लेटेस्ट जानकारियाँ नहीं देती हैं, लेकिन जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं वो लेटेस्ट जानकारियाँ देते हैं। और आपने कई सारे बुकों में देखा होगा कि कोई भी पर्यावरण संरक्षण की कोई चीज़ें पढ़ाई जाती तो वहाँ पे किसी न किसी न्यूज़पेपर का कटिंग भी हमारे बुकों में रहता है, क्योंकि वहाँ से हमें लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती हैं। अगला आपका क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है। आपके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ। दूसरा स्टेटमेंट है स्थान के सापेक्ष दूरी दिशा की समझ। तीसरा स्टेटमेंट आपका है प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ। अगला ऑप्शन आपका है स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। आपका कूट कहता है केवल 2, दूसरा कूट कहता है 1, 2 और 3, तीसरा कूट कहता है केवल 1 और चौथा कूट कहता है 1 और 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मानचित्र कौशल को विकसित करने के लिए बच्चों में स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए। उन्हें स्थान के सापेक्ष दूरी और दिशा की, जैसा कि पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तो दूरी और दिशा का समझ होना चाहिए। अगला है कि हमें मानचित्र पे प्रतीक चिन्ह भी पते होने प्रतीक चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए कि हम किस प्रतीक चिन्ह से किसको दर्शा रहे हैं, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे गुरुद्वारा, कहाँ पे नदी है, तालाब है, तो इनका ज्ञान होना चाहिए। और चौथा जो आपका कह रहा है स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, तो ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं आता है कि जरूरी है कि उसको स्पष्ट ड्राइंग बनाने आए ही। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन आपके मैच करते हैं ऑप्शन नंबर बी से। आपका अगला क्वेश्चन है राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा किया जा सकता है। और आपके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। आपका दूसरा स्टेटमेंट है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। आपका तीसरा स्टेटमेंट है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और चौथा ऑप्शन आपका है आरक्षण प्रक्रिया की समझ।
अब आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि केवल तीसरा सही है, दूसरा है केवल पहला और चौथा सही है, तीसरा है पहला और तीसरा सही है, और चौथा है आपका दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उससे हमें अलग अलग साधनों के यात्रा के लागत के बारे में पता चलती है। अब यहाँ पे आता है कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तो ये कोई ऑथेंटिक ऑप्शन नहीं है। हमने देखा है कई सारे पेट्रोल गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोल से चलती हैं लेकिन उनके किराए अलग अलग होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगला है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये आपके ऑप्शन सही, तो इसके अकॉर्डिंग पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है और इनके द्वारा आपका ऑप्शन सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। आपका पहला ऑप्शन है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थान की स्थिति बताने को कहना। दूसरा ऑप्शन आपका है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। तीसरा ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन आपका है शिक्षार्थियों की सहायता करना है कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो हमने देखा है यहाँ पे कि एनसेप 2005 कहता है किसी बच्चे को किसी अवधारणा को स्पष्ट करना है तो उसे सक्रिय अधिगम के द्वारा हम उसे सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन के द्वारा हम बच्चे को सक्रिय अधिगम देंगे और जिससे कि वह स्वयं उस चीज़ को करेगा और इन मानचित्र के परिवेश को अच्छे से समझ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। 15 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलेगा। पहला ऑप्शन आपका है कि साफ सुथरा रेखांकन, दूसरा ऑप्शन है गणना और अनुमान, तीसरा ऑप्शन है माप के अनुसार चित्रण करना, चौथा ऑप्शन है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो हम देखते हैं कि मानचित्र के द्वारा किसी भी बच्चे को सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है। आपका 16 क्वेश्चन है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। आपके ऑप्शन हैं यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। अगला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन आपका है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। तो यहाँ पे यदि हम विद्यार्थियों से विभिन्न यात्राओं में उपयोग किए गए साधनों के अनुभव को वर्णन करने के लिए कहेंगे तो यह उनका एक सक्रिय अधिगम होगा जिससे कि वह किसी चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। 70 क्वेश्चन है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे जब लिखा होता है किसी भी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि आपके जो चारों ऑप्शन दिए वो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। उन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तो इसके लिए आप बेसिक करके चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप आंसर दें। क्योंकि यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं चारों के चारों ऑप्शन सही हैं और उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है। तो आइए पढ़ते हैं चारों ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए संकेत को देखने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। और चौथा ऑप्शन है जानवरों तथा
उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो पुनः यहाँ पे चीज़ें आया कि चौथे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बच्चों को श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, और श्रव्य दृश्य सामग्री कहीं ना कहीं बच्चों के सक्रिय अधिगम में अधिक प्रभावी होता है, जिससे कि वह चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा डी, क्योंकि यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 18वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये ऑप्शन आपका है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, बी है आपका शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, सी आपका है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, डी आपका है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे आपका सही से अच्छा ऑप्शन होगा कि ए वाला अधिगम वृद्धि में अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हम श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हमारे सभी ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं और हम उन चीज़ों को सक्रिय अनुभव के द्वारा सीख सकते हैं। तो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर लेते हैं, ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडार में रिक्तीकरण प्रकरण के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, बी है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, तीसरा ऑप्शन है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, और चौथा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है। जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन भी बता चुका हूं कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों में हमारे सभी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं और जिसके कारण हम किसी भी प्रकरण को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही होता है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक आपके ऑप्शन है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, दूसरा ऑप्शन है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है चार्ट पर ईंधनों को प्रदर्शित कर सकता है, और चौथा ऑप्शन है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पे एक लघु फिल्म, तो पुनः वहाँ पे आपकी चीज़ें आ जाती हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। लघु फिल्म एक प्रकार से आपका श्रव्य दृश्य सामग्री है, और इसके अकॉर्डिंग आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा किया जाए, ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं। आपका पहला ऑप्शन है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, दूसरा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता, और तीसरा है ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण कुशलता, और चौथा ऑप्शन आपका है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्क्रैच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब आप मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं तो मानचित्र के 3 प्रमुख घटक आते हैं, दिशा, दूरी और स्थान। ये मानचित्र के 3 प्रमुख घटक है। जब तक इन तीनों घटकों का आपका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी भी मानचित्र को अच्छे तरीके से देख नहीं सकते हैं, और जब इन तीनों चीज़ों की समझ आपको नहीं होगी तो आप ग्लोब पे किसी भी स्क्रैच को या गणनाओं को दर्शा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत होता है, डी वाला। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका बी, स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, क्योंकि यह मानचित्र के 3 इंपॉर्टेंट घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन आपके हैं निष्कर्ष पर पहुंचाने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है,
तीसरा ऑप्शन है बच्चों को रेल किराए के बारे में बताता है। और चौथा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे देखो रेल पे टिकट संक्षिप्तों का ज्ञान करके वो कुछ कर नहीं सकता है। रेल टिकट किराए के बारे में तो यहाँ पे जब बच्चा टिकट ले रहा है तो खुद उसे किराए के बारे में ऑलरेडी पता है। और अगला है कि निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास। तो बच्चा जहां पे पहुंच रहा है उसे खुद पता है कि उसे कहां पर जाना है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका आता है बी कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो 22 का आपका सही होगा बी। 23 है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो हमने अक्सर देखा है कि खाने के बाद बच्चों को थकावट आती है और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए लेकर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा है पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। और चौथा है आपका प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कभी भी हम प्रकरण को बदलेंगे नहीं बच्चों को हम सिर रखकर आराम करने के लिए कहेंगे, नहीं उन्हें मैदान में ले जाने की बातें करेंगे। यदि बच्चों को नींद आ रही है तो हम वहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री का यदि प्रयोग करते हैं तो उनकी सारी ज्ञानेंद्रियाँ, जैसा कि मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बता रखा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग करने से हमारी सारी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव हो जाती हैं और बच्चे उन्हें इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा सी। 24 क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। पहला ऑप्शन आपका नेशनल ज्योग्राफी, दूसरा ऑप्शन है डिस्कवरी, तीसरा ऑप्शन है एनिमल प्लेनेट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। आपका लास्ट वन क्वेश्चन है आज का कि बच्चों को सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। पहला ऑप्शन आपका है जीन पियाजे और एल.एन. वाइगात्स्की, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे और ब्रूनर, तीसरा ऑप्शन है एल.एन. वाइगात्स्की ब्रूनर और चौथा ऑप्शन आपका ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए जीन पियाजे और एल.एन. वाइगात्स्की। तो हमारी यह क्वेश्चन सीरीज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।